हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए कि जो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितनी टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं किन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मान लेते हैं किन्हीं दो से बनी होती है। यानी वहाँ पर आप क्या करते हो, किसी दो मान लेते हैं, दो रिएक्टेंट है आपके पास, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या करेंगे कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, मान लिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं आपकी, इसके अंदर आप करते क्या हो कि इसके अंदर आपके दो या दो से ज्यादा जो आपके रिएक्टेंट होंगे, मान लिया, वो कंबाइन होते हैं एंड प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, कि आपका वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन टू और more substances combine to each other and produce one substance। यानी आपका इसके अंदर होता क्या है बेटा, देखिए कि इसके अंदर आपकी जो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर आप क्या करोगे, इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट हो गए, आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, आप यहां पर आपको सब्सटेंस भी लिख सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, यानी कंबाइन होते हैं, तो जो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो बनने वाला न्यू सब्सटेंस होगा, उसके अंदर क्या होता है बेटा, वो सिर्फ एक बनता है। मान लिया उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो एक सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि मैंने क्या किया कि आपका हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर दिया, मान लिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर दिया, और जब इसको ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, यहां से वाटर बन गया। ये देखिए हमने किया क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के रिएक्टेंट होंगे, एक हाइड्रोजन गैस होगा, एक ऑक्सीजन गैस होगा। इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने हाइड्रोजन यूज किया है वो गैस है बेटा, गैस को दिखाने के लिए हम जी यूज करते हैं। ये देखिए कि हमने गैस यूज किया है। ऑक्सीजन भी क्या है आपका, गैस, तो यहाँ पे भी गैस। लेकिन आप याद रखना कि सर हम गैस को आप जी से भी दिखा सकते हो और गैस को आप इस एरो से भी दिखा सकते हो जो अपवर्ड साइड में होता है, मान लेते हैं अपवर्ड पॉइंट होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, रिएक्टेंट की तरफ कभी भी इस एरो को यूज नहीं करना। ये एरो हमेशा ही आप राइट में यूज करोगे, मान लेते हैं प्रोडक्ट की साइड में। आप कभी भी अगर गैस को हम जी लिख सकते हैं, लेकिन ये एरो आपने कभी भी रिएक्टेंट की तरफ यूज नहीं करना है। अब यहां से क्या बनेंगे आपका वाटर, तो वाटर क्या होता है आपका लिक्विड, स्टीम भी बन सकती है, मान लिया लिक्विड है, गैस है, जो भी है आपका बनता है। तो ये हो गया। अब हमें इसको बैलेंस करके देखना है। हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो दो है, बैलेंस जो हमने इससे प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है, उसके अंदर हमने क्या किया है, बैलेंसिंग सीखा था। तो इसको भी बैलेंस करेंगे। मान लिया इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। यहां पर हम देखते हैं कि जो दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, यहां पर क्या होंगे आपके एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या किया, ये दो ऑक्सीजन बनाने के लिए मैंने इसको फुल यानी टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर दो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहां पे गड़बड़ी ये हुई, ऑक्सीजन तो दो हो गए, मान लिया बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका बैलेंस। ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होंगे कि इसके अंदर आपके दो रिएक्टेंट होंगे, वो मिलकर किसी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया है
अभी ये एटम था। अच्छा, दूसरा भी हम कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम पहले कर चुके हैं, मैग्नीशियम को हमने रब यानी बर्न किया O2 के अंदर, यानी ऑक्सीजन एयर के अंदर। जब हमने इसको बर्न किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट को हमने ऐड किया। अब जब दो रिएक्टेंट को आप ऐड करते हो तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट को ऐड करने से एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक सब्सटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। यहाँ पर आपके एक यानी एक ही है ना मैग्नीशियम, तो यहाँ पे दो से इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो बैलेंस भी हो गया। और ऐसी इक्वेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो ये आपका इक्वेशन आता है ना, जो आपका यहाँ पर जो ये इक्वेशन आता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप दो मैग्नीशियम यानी आप एटम बोल सकते हो, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप यूज करते हो, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वहां पर देखिए क्या चीजें बनेगी। वहां पर आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये हो गया। लेकिन ये इसकी वजह से क्या करना पड़ा, हमें दो करना पड़ा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप दो मैग्नीशियम यूज करते हो, दो मैग्नीशियम के एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यानी वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो आपका फॉर्म होगा वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो क्या बनेंगे, आपके मॉलिक्यूल्स बनेंगे, या आप कंपाउंड बोल सकते हो। क्योंकि अगर आप ये मॉलिक्यूल होता तो इसमें दोनों सेम एटम होते हैं, मान लिया जैसे यहाँ पर है ये, अब ये कंपाउंड बोलोगे आप। तो इसके अंदर क्या है कि आपने जब दो मैग्नीशियम को O2 के अंदर क्या किया, बर्न किया, तो उससे दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड किसका बनता है, MgO का क्या बन जाता है, दो मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग ये होता है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होगा। अच्छा, एक एग्जांपल एक आध और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कितनी टाइप से हो सकती है। कि जैसे आप अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप दो तीन तरह से कर सकते हो अगर हम करना चाहें तो। जैसे आप एटम टू एटम को भी कंबाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्या होगा, एटम टू एटम, एटम टू एटम की एटम के अंदर हमने एटम मिला दिया और उससे कोई एक चीज बनती है, मतलब एक प्रोडक्ट बनता है। आप क्या कर सकते हो, एटम की विद मॉलिक्यूल, एटम विद एटम कर सकते हो, एटम विद एटम कर सकते हो, एटम को मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, थर्ड में हो सकता है मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूल। ये तीन तरह की आपकी कॉम्बिनेशन आप में आप यूज कर सकते हो। कि मान लिया कि एटम विद एटम, की एटम के अंदर अगर आप एटम मिला देते हो, मान लिया एटम के साथ आप एक एटम को आप मॉलिक्यूल में भी ऐड कर सकते हो। अब मॉलिक्यूल में कैसे, अभी बताता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल ये तो हमने कर लिया है। अब इसमें देखिए एटम को मॉलिक्यूल में ऐड करना है, यानी सोडियम को मैंने वाटर में ऐड कर दिया, मान लिया। अब देखिए एटम तो सोडियम हो गया, यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपका वाटर एक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ऐड कर दिया, यहां से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया। देखिए ये बन जाता है। यहां पर सोडियम अगर आपका सॉलिड है तो S लिखोगे, ये आपका लिक्विड हो गया L लिखोगे, ये एक्वास हो गया तो A क्या लिखोगे, ये गैस हो गया। यानी यहां पर ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए क्या लिखोगे, सॉलिड। ये लिक्विड है तो यहां पर क्या हो गया, लिक्विड। ये एक्वा सॉल्यूशन है तो ये हो गया ए क्यू। ये आपका हाइड्रोजन गैस है तो ये गैस हो गया। देखिए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि जब आप एटम में एटम ऐड करते हो, मान लिया अब मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल भी तो ऐड हो सकता है। एटम में एटम कैसे, एटम में एटम अभी हमने किया था H2 प्लस O2, यहां पर क्या बनेगा H2O। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एटम विद एटम हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एटम विद मॉलिक्यूल हो गया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूल,
मोलिक्यूल विद मोलिक्यूल। अब जैसे मोलिक्यूल विद मोलिक्यूल कैसे हो गया, अब मोलिक्यूल के अंदर आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं कोई भी उठाओ, अभी देखिए यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसको हमने वाटर में ऐड कर दिया, मान लिया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर देखिए, तो यहां से क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बन गया, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो यहाँ पर अच्छा साथ में आप इसमें ये हो गया, देखिए मोलिक्यूल विद मोलिक्यूल ये हो गया, देखिए। तो आप इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन तरह से कर सकते हो कि एटम विद एटम रिएक्शन करें, अगर दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है वो दोनों एटम हो तो आपका वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट ए बनेगा। जब आपका एटम विद मोलिक्यूल हो गया, मोलिक्यूल विद मोलिक्यूल हो गया, हाइड्रोक्साइड, ये देखिए। तो अब ये दो तीन तरह से आप इसको कर सकते हो, मान लिया मोलिक्यूल विद मोलिक्यूल, देखिए ये हमने कर लिया है इसके अंदर, तो ये आपकी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे आगे आता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा आपका, इसको अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके कोई भी दो रिएक्टेंट था वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, लेकिन क्या होता है कि यहां पर जो आपका जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा उसके अंदर क्या करते हो आप लोग, इसके अंदर क्या करते हो कि किसी भी आप एक ही रिएक्टेंट होगा हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक रिएक्टेंट, आप क्या करते हो उसको एनर्जी प्रोवाइड करके, यानी इनको आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक मीन्स हो गया कि इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसके अंदर एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब, और एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी हम इसको तीन तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, कोई आपके पास रिएक्टेंट है, मान लिया जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या किया हीट किया, इसको मैंने हीट किया करने का मीनिंग हो गया, अब इस जो ये आपने ट्रायंगल यूज किया है तो ये होता है हीट के लिए, कि हमने इसको हीट किया है और हीट दिखाने के लिए हम एरो पर इसको दिखाएंगे। अभी हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया इसको हीट कर दिया, तो जब हमने इसको हीट किया तो यहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस बन जाती है यहां से ये। अब देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन इसी रिएक्शन से निकल जाती है, मान लिया कैसे, ये ऐसे निकल जाती है कि जब हम क्या करते हैं किसी एक रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मान लिया, एंड इट डीकंपोज इन टू और मोर प्रोडक्ट या मोर सब्सटेंस, तो इसमें क्या होता है कि हीट करने से, या तो आप इसको हीट भी दे सकते हो, कोई सब्सटेंस है आप उसको हीट भी प्रोवाइड कर सकते हो मान लिया, या आप किसी भी सब्सटेंस को मान लिया हम क्या करते हैं उसको सनलाइट में रख सकते हैं, सनलाइट में रख देंगे, ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं उसको मान लिया सनलाइट की बजाय उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, तो ये चीजें हो गई। देखिए तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एक ही सब्सटेंस होता है और हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, when we provide energy, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, आप उसको हीट भी कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट।
when we provide energy in the form of heat, electricity and sunlight to a one substance, या टू a reactant भी लिख सकते हो, to a one substance और यहां पे और कर सकते हो आप, और सनलाइट टू a one substance and this substance breaks in two or more substance। यानी आप क्या करते हो, जब किसी भी सब्सटेंस को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और एनर्जी प्रोवाइड भी तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसको गर्म कर सकते हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो, उसको आप सीधा ही सनलाइट में रख सकते हो मान लिया, तो वो क्या होगा, उसका जो एक सब्सटेंस था उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लिया उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, और आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाकर देते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसी रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सनलाइट टू ए one substance, to a one substance and this substance break in two or more substance, और ये substance आपका दो या दो से ज्यादा substance में ब्रेक हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस जो आपकी एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करती हैं, जो रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली होती है ना, तो उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। और जो रिएक्शंस आपकी मान लेते हैं एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है, यानी एनर्जी रिलीज करती है मान लिया, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये होता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप किसी को भी डीकंपोज करते हो, मतलब फर्स्टली हम कहां से कर सकते हैं कि मान लिया फर्स्ट हम कर सकते हैं डीकंपोजिशन बाय हीट। अगर आप किसी को भी डीकंपोज करते हो हीट के द्वारा, यानी हमें हीट देना है उसको, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, ये इससे जो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस CO2 बन गया। देखिए, और इसको हमने किया क्या है, इसको हमने हीट की है। क्या किया है? हीट। ये हो गया। अब इसको बैलेंस करके देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी तीन ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम है, कैल्शियम, ये हमारे पास बैलेंस है पहले से ही। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके पास एक सब्सटेंस था, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने से वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है आपकी, जो हमने इसको बोला है, यानी इसको हमने हीट प्रोवाइड की है। क्या की है? हीट प्रोवाइड। अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो, डीकंपोजिशन यानी आप, अच्छा हम इसको साफ करते हैं, दोबारा करेंगे। देखिए, अच्छा देखिए, जो आप किसी को भी अगर डीकंपोज करते हो, देखिए यही है, मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपको क्या मिल गया? CO2। ये हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या नाम दोगे कि है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, लेकिन कैसे, हमने इसको कैसे डीकंपोज किया? हीट प्रोवाइड करके, यानी इसको गर्म कर दिया मान लिया। अगर गर्म कर देते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, व्हेन वी डीकंपोज ए सब्सटेंस बाय यूज ऑफ हीट, बाय द यूज ऑफ हीट। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को भी हम डीकंपोज करते हैं तो वो रिएक्शन होगी डीकंपोज रिएक्शन, लेकिन हीट के द्वारा डीकंपोज करते हैं तो वो हो गई थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट टाइप था। जो सेकंड जो इसका टाइप होगा आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन आप यहां पर और भी कर सकते हो, जैसे हमने आयरन सल्फेट का यूज किया, इसको हमने हीट कर देते हैं, मान लिया इसको हम क्या कर देते हैं? हीट। तो इससे आपका मान लिया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, SO2 प्लस SO3
3। देखिए ये हीट करने से ये चीज़ें बन जाती है। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेना इसको। मान लिया यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, 2 सल्फर है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 आयरन सल्फेट था आपके पास, आयरन सल्फेट को आपने हीट किया तो इससे आपका आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड ये बन जाते हैं सभी के सभी। तो इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो किसका भाग है, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही भाग है। ये हो गया, ये कर लेना सभी के सभी, आसान है और अच्छा भी, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों थे आपके। इससे आगे जो आपका आता है, हम क्या करते हैं, देखिए वाटर है हमारे पास H2O, वाटर। वाटर के अंदर हमने क्या किया, मान लेते हैं हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने। अब जब आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, और जब डिकम्पोज होता है तो ये हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मान लिया तो यहाँ पर मान लेते हैं वहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 2 ऑक्सीजन बना दिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ये हो गए 4। अब ये जो चीज है आपके पास अभी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जी कि हमने वी डिकम्पोज द वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी चीज को डिकम्पोज करते हो ना, when we decompose a substance with the help of electricity, this process is called electrolysis। यानी what is electrolysis? Electrolysis क्या होती है, when we decompose a substance with the हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हो ना, तो उस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। हमने इसको डिकम्पोज किया है, किसके थ्रू किया है, आपने क्या किया, वाटर के अंदर से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, तो ये वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाता है, आपको हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मान लिया, ठीक है। तो आप यहां पर एक चीज देखो, ये चीज जरूर देखना है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई एसिडुलेटेड वाटर है, मान लिया एसिडुलेटेड वाटर, ये जो वाटर होगा ना आपका एसिडुलेटेड वाटर होगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड यूज किया हमने, इलेक्ट्रोड, ये आपका मान लेते हैं पॉजिटिव हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ये वाटर हो गया। तो इसके अंदर गैस, जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड के पास निकलेगा, हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड के पास निकलेगा। पॉजिटिव है तो ये एनोड होगा, एनोड, ये क्या होगा आपका कैथोड। ये आपको पता ही है, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर ये अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन जो गैस निकलेगा आपका, वो कैथोड के पास निकलता है। जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है वो आपका एनोड के पास निकलता है। ये आप जरूर याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर का करते हो, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो जब उसके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड के पास से निकलती है, हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड के पास से निकलती है। तो इसका आंसर ये होगा कि हाइड्रोजन गैस हमेशा ही कैथोड के पास से निकलेगी, ऑक्सीजन हमेशा ही आपकी एनोड के पास से निकलेगी। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इस प्रोसेस को, ये रिएक्शन का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका नाम क्या होगा आपका, चलो मैं अलग से लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये जरूर याद रखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा कि हम किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, और किसके हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। और उसके अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जरूर याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे आगे देखिए, अगर आप क्या करते हो, देखिए यहां पे हमने क्या लिया, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया हमने, देखिए हमने इसको क्या किया, सनलाइट में रख दिया, इसको सनलाइट में रख दिया। मान लेते हैं ये भी रिएक्शन है एक तरह का, डिकम्पोज ही होगा। तो यहां से जो बनता है आपका, वहां से Ag यानी सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन जाता है। ब्रोमीन एक गैस हो गया, यानी आपका ये हो गया नॉन मेटल। ठीक, ये हो गया लिक्विड में। ये आपका पता ही है, आपको लिक्विड होता है, ये आपका क्या होता है, सिल्वर सॉलिड होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। हमने किया क्या है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिल्वर ब्रोमाइड को लिया, सनलाइट में रख दिया, और सनलाइट में जब आपने रखा तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन से यहाँ पे ब्रोमीन और आपका सिल्वर बन जाता है। देखिए ये हो गया। और जब सिल्वर बन जाता है तो ऐसी रिएक्शन भी क्या होगी, देखिए आपके पास एक सब्सटेंस था, 1 से 2 सब्सटेंस बन जाते हैं। अगर 2 सब्सटेंस बन जाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा आपका, ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हुआ है, ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हुआ, तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब आपने पता होगा कि बहुत सी बार हमारी जो सिरप वगैरह होती है, जो आई ड्रॉप वगैरह होती है, ये बहुत सारी मतलब दवाइयाँ होती हैं जो हमारी, उसमें लिखा हुआ है होता है कि जो दवाई है, पार्टिकल कोई दवाई है, तो उसको आपको क्या रखना है, ठंडे स्थान पर रखना और सनलाइट से दूर रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी ही दवाई होती है कि इसके अंदर क्या करेंगे, अगर आप उस सनलाइट के कांटेक्ट में आ गई तो वो क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो जो इसलिए उनको सनलाइट से दूर रखा जाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट में रखते हो तो यहाँ से सिल्वर बन जाता है और ब्रोमीन बन जाता है। ये लिक्विड होती है, वो तो आपको पता है कि नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है। और एक मेटल ऐसी जो लिक्विड होती है वो होगी आपकी मरकरी, Hg, ये मरकरी हो गया। मरकरी याद रखना एक लिक्विड होता है, ब्रोमीन याद रखना ये भी क्या होता है, नॉन मेटल, और ये क्या हो गई आपकी मेटल। एक ऐसी मेटल जो लिक्विड होती है वो मरकरी होगी, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड होती है वो ब्रोमीन हो गई। ये दोनों याद रखना। तो ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की साथ में होती हैं कि सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर वो अपने सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये भी आपका क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आएगा। तो देखते रहिए आपकी डिफेक्टो क्लास। अगर कुछ भी इसके अंदर कमी है तो आप अपना मैसेज के अंदर बता सकते हो, ताकि हम अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।